अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने एमडी कैट का पेपर जो है उसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो अगर आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट से पूछें कि वो एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर सके, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे आपको ये वजह बताएंगे कि हमसे पेपर जो है ना हमसे मैनेज नहीं हुआ, हमें टाइम में करना ही नहीं आया, हमसे ये गलती होगी, हमारी बबल फिलिंग की सीक्वेंस गलत हो गई, इस तरह से रीजंस आपको बताते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अभी से इसको मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से आपको तैयार रहना है इसके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिसके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है, फिर ही आपका इंशाल्लाह आप मतलब पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी देखें कि आपका जो पूरा पेपर होता है ना वो होता है एमसीक्यूज का, ठीक है। उसमें आपके जैसे हमारी बार 4 पोर्शन से आपके बार एक लॉजिकल रीजनिंग मजीद ऐड हो गया तो 5 पोर्शन हो गए। तो गाइस सबसे पहले कि आपने देखने का कि पेपर का कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और कितना टाइम है। आपके पेपर में आएंगे 210 एमसीक्यूज और आपके पास टाइम है 3.5 आवर्स। हमारी बार टाइम और था, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 200 थे। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। आपने इस तरह करना है कि अपने टाइम को डिवाइड करना है। वैसे इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन के कोई स्टूडेंट जो है वो मतलब किसी पोर्शन को ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं, कोई उसको उसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। इस तरह इट मे वेरी, लेकिन अगर ऑन एवरेज बात करूँ, नॉर्मली बात करूँ, तो आपने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको बायो जो है वो जो ईजी लगता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है बायो ही पहले अटैम्प्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले अपना एक सीक्वेंस बनानी है कि आपने किस सीक्वेंस में अटैम्प्ट करना है। मेरी सीक्वेंस क्या थी? मेरी सीक्वेंस थी कि मैंने बायो सबसे पहले मैं करती थी, उसके बाद इंग्लिश करती थी, फिर केमिस्ट्री करती थी और फिर फिजिक्स करती थी। और आपका लॉजिकल रीजनिंग में है तो आई विल रिकमेंड कि आप लॉजिकल रीजनिंग को फिजिक्स के बाद सबसे एंड पे रखें, ठीक है। अगर आप मेरी वाली स्कीम जो है ना, जरूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, अगर आपको सूट करती है तो फॉलो करें, अगर नहीं करती है तो ना करें। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके जो अकेडमी टेस्ट हो रहे हैं या मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो भी आपके टेस्ट चल रहे हैं ना, जैसा जो सीक्वेंस आपने उसमें वो सीक्वेंस रखनी है जो आप फाइनल फिर एमडीकैट में भी उसी सीक्वेंस को लेकर चलोगे, ठीक है। और ये क्या आपको हो सकता है पहली बार आपको ना समझ आ रही हो कि मैं एक मरतबा मतलब सॉल्व करने से आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं पहले कौन सा पोर्शन करूं बाद में कौन सा करूं। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपके 3-4 टेस्ट हुए तो आप पहले टेस्ट में कोई एक सीक्वेंस लेकर चलो, जैसे मेरी वाली सीक्वेंस लेकर ट्राई कर लो। अगर वो काम नहीं करती तो आप बायो के बाद केमिस्ट्री कर लो, इस तरह कर लो। कोई बच्चे बायो के बाद फिजिक्स पे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना फिजिक्स को एंड पे रखते हैं क्योंकि उसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह मतलब कि मुख्तलिफ होता है। तो आप अपना खुद एक्सप्लोर करो कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट करती है, कौन सी सीक्वेंस आपको ज़्यादा सूट करती है, तो आप उसको फॉलो कर लो। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट वैसे इस तरह होता है कि कुछ एमसीक्यूज बहुत ईजी होते हैं, वो आप 20 सेकंड में भी हो जाता है आपका। कोई एमसीक्यूज होता है उसके ऊपर आपको 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। कोई ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको 1 मिनट लग जाता है, कोई और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं खासकर फिजिक्स के जो आपको 1.5 मिनट लग जाता है, ठीक है। 1.5 मिनट भी आपको उसके ऊपर लग जाता है उसको सॉल्व करने में। तो इट मे वेरी के क्वेश्चन किस टाइप का है, उसके ऊपर आपको कितना टाइम लग रहा है। और आपने बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही एक तरीके के साथ, एक सलीके के साथ आपने अपना जो पेपर है ना उसको अटैम्प्ट करना होता है। अब मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपने बायो का जो पोर्शन है, आपके 68 क्वेश्चंस आने हैं बायो में से, तो बायो को आप कर लो आई थिंक मतलब कि 30 से 40 मिनट या 35 से 40 मिनट या मैक्सिमम 45 मिनट्स, दैट्स इनफ। इससे ज़रा बायो को टाइम नहीं देना, ठीक है। इसी में आपने बायो के सारे 68 क्वेश्चंस इसी में आपने कोशिश करनी है कि आप कर लो। उसके बाद केमिस्ट्री को कर रहे हैं तो केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी होती है, तो उसको आप 1 घंटा 5 मिनट इतना टाइम दे लो। उसमें भी आपका इंशाल्लाह आप कोशिश करो कि आप उसमें सारा केमिस्ट्री को भी कर लो। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। लेकिन अगर आप फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम निकालना चाह रहे हो ना, तो फिर आपने बायो और केमिस्ट्री में से टाइम सेव करना है, उसको फिजिक्स के लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है, इतना टाइम। और लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग को आपने सबसे एंड पे करना है। उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं तो उसको आपने एंड पे करना है। उससे पहले आपने इंग्लिश को भी करना है, ठीक है। इंग्लिश जो है ना 15 से 20 मिनट में हो जाती है। और जो बाकी आपके पास 20 मिनट 25 मिनट जितना भी आपके पास टाइम बचता है ना, उसमें आपने लॉजिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो गाइस ये होगा कि आपने किस सीक्वेंस में करना है और उसके बाद आपका टाइम कितना कितना टाइम देना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपने क्वेश्चंस को करना किस तरह। गाइस आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टेप का एक टेस्ट है, मेरा एक अपना ही एक टेस्ट है, ठीक है। जो कि आप इसको समझें कि आपका एमडीकैट का पेपर है, ठीक है। आई नो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, लेकिन एक आपको आइडिया दे रही हूँ, ठीक है।
तो जैसे बायो में हमारे इतने आई थिंक वी हैड 80 MCQs। तो अच्छा, आपने इस तरह करना होता है कि जो भी आपको ना मतलब कि आपने पहले से मैं बायो को शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती थी, क्या पढ़ती जाती थी, और जितने जो जो मुझे अब ये कि आपको जो जो आ रहा है ना क्वेश्चन, उसको आप करते जाओ, ठीक है। पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा ना, तीसरे को आपने एक मरतबा पढ़ा, आपको पता फ़ौरन से पता चलता है कि ये मुझे नहीं आता, फिलहाल आपको नहीं आ रहा या भूल गया या आपको लगता है कि इसके ऊपर आपको टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह मैं करती थी कि मैं उसको सर्कल कर लेती थी, ठीक है। मैंने फाइनल MD कैट के पेपर में भी उसको या सर्कल कर लो या ऐसे थोड़ा सा नीचे मार्क लगा लो, ठीक है, एक निशान लगा लो कि ये आपने बाद में अटेम्प्ट करना है, उसको आप छोड़ो। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 4 किया, 5 किया, 6 किया, उसके बाद इसी तरह आप करते जा रहे हो इस पेपर को। शुरू में अक्सर क्वेश्चन ईजी होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, या ऐसा होता है कि हर मतलब 10 क्वेश्चन के बाद, हर 15 क्वेश्चन के बाद, या मतलब 7-8 क्वेश्चन के बाद कोई ना कोई एक दो मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। उसको अगर आप फौरी तौर पे आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप उसको स्किप कर दो। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उसमें भी जहाँ तक मुझे लगता है और सुनने में भी आया है कि आप इस तरह हो सकता है कि आप जो आपको नहीं आ रहा उसको आप फिलहाल स्किप कर दो और एंड पे आप उसको दोबारा से पीछे वापस आके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। खैर कंफर्म हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। और इस तरह की अगर एक पेज में फिर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके ऊपर आपने टाइम नहीं ज़ाया करना, यही बात यहाँ पे आपने अपने जो है ना इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। कभी कभी वो ऐसा मुश्किल क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं, ठीक है, ये एक ट्रिक्स होती है मेरिट को कंट्रोल में रखने के लिए। तो आपने क्या करना होता है कि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ देना होता है, उसको आपने फिलहाल छोड़ देना है, ठीक है। उसको उसके बाद जो आपको आते हैं ना, मतलब कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि जो आपको आते हैं उनको आपने पहले अटैम्प्ट करना है, जो आपको मुश्किल लगते हैं उनको आपने बाद में अटैम्प्ट करना है, एंड पे जाके उनके लिए आप एंड पे टाइम रखो, ठीक है। कम से कम जो आपको आता है वो तो उसमें तो आप पूरे नंबर ले लो ना, राइट, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बायो में सबसे पहले करती थी। अब देखो कि यहाँ पर ये मुझे ये क्वेश्चन नहीं था आ रहा 18 वाला, तो इसको भी मैंने ऐसे सर्कल कर लिया। और यहाँ पर यहाँ पे ये मुझे नहीं था आ रहा, और फिर नीचे ये भी नहीं था आ रहा, इसको आपने इस तरह सर्कल कर लेना है, ठीक है, मार्क लगा लेना है या स्टार लगा लो जैसे भी। और अब ये यहाँ पर मैंने इसको स्टार लगाया है, ये मतलब इस तरह से मार्क कर लेना है आपने। अकेडमी अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो वो तो फिजिकली दे रहे हो ना, तो उसमें आप इस तरह से निशान लगा लो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो वो भी आपको मतलब उसमें वो आपको शो हो जाता है कि आपने कौन सा फिल किया होता है, कौन सा फिल नहीं किया होता, ठीक है। अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इस तरह का कुछ होता है ऑनलाइन में भी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आपने पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना। एक मिनट पर पढ़ा, पता चल गया कि ये मुझे नहीं आता, उसको फिलहाल मार्क करके नेक्स्ट पे चले गए और उन सारे क्वेश्चंस को आप एंड पे करोगे, ठीक है। इस तरह हो सकता है कि आपके बायो में आपको कोई 5-6 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, केमिस्ट्री में आपको 5-6 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फिजिक्स में भी आपको कोई इस तरह क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इंग्लिश में एक तो नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपको हर पोर्शन से आपके कोई ना क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, ठीक है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मुझे नहीं आ रहे। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे इस तरह था कि जब मैंने सारा पूरा अपना अटैम्प्ट किया था 200 क्वेश्चंस का पेपर, तो मेरे जब फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया था तो आई थिंक आई हैड अराउंड 185 क्वेश्चंस जो थे ना वो मैंने पहले राउंड में कर लिए थे। उसके बाद जो सेकंड जब मैंने देखा कि मेरे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, आई हैड अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन, इतने मेरे मतलब 180 या 185 मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। और 15 to 20 क्वेश्चन जो थे वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे थे, उनको मैंने पहली मरतबा दरमियान से स्किप कर दिया था, ठीक है। उनको मैंने स्किप कर दिया था और उनको मैंने एंड पे जाके सॉल्व किया था। तो इस तरह कहने का मतलब यह है कि अगर मैं उन क्वेश्चन के ऊपर बैठी रहती तो मेरा टाइम ज़ाया हो जाना था। इसलिए बेहतर है कि मैंने उस टाइम को सेव किया, मैंने पहले वो क्वेश्चन किए जो मुझे आते थे, ताकि मेरे वहाँ से नंबर पूरे वहाँ से नंबर मेरे सिक्योर हो जाएँ। और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन किए जिसमें डाउट था, जो मुश्किल लग रहे थे या मुझे नहीं आते थे, ठीक है। इस तरह से आपने करना होता है। आपने मतलब राउंड्स में करना है। पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, उसके बाद वो वाले जो आपको आपने सर्कल किए थे, और फिर वो आप दोबारा से जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा पेपर कर लिया और आपने बहुत से सर्कल भी क्वेश्चन किए हुए हैं, कोई 15-20-25 क्वेश्चन सर्कल किए हुए हैं, अब आप फिर से यहाँ पे आओ, इसको पढ़ो। अगर आप अब आपसे सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। और अगर इसके ऊपर आओ, नीचे वाले के ऊपर आओ, तो अगर ये भी अब सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ो, फिर आगे जाओ। एक मरतबा हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आप मजीद कोई 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर थर्ड राउंड में आओ, फिर मजीद 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस तरह से आपने सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, साथ साथ। इंशाल्लाह एंड पे आपके फिर एक ऐसा टाइम होगा कि आपके सारे मतलब हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने चाह रही हूँ, वो था कि हमारी बार हमने बबल्स फिल करने होते थे, ठीक है, साथ साथ उसका बबल शीट के ऊपर बबल्स फिल करने होते थे। तो आपकी बार मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन अगर कोई नम्स का एमडी कैट दे रहे हो तो उसमें तो बबल फिलिंग की आपने करनी है ना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे एक छोटी सी मोटिवेशन या जो भी आप कह लो, एक होस्ट लाइक तसल्ली भी है आपके लिए कि ये देखें ना, मैंने यहाँ पे बबल्स फिल किए तो ये मेरे कितने सारे गलत भी हुए हैं, जो मैंने लिखा हुआ है AC, ये तो मतलब मैंने किया मैं तो एक्चुअली ये देखिए 200 नंबर का पेपर था, मैंने अटैम्प्ट किए थे
193 और उसमें से मेरे 161 आए थे, राइट। तो अकेडमीज़ के टेस्ट होते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। फाइनल MD कैट काफ़ी हद तक ईजी आता है। आपके मॉक टेस्ट वगैरह जो PMC की तरफ से आ रहे हैं, हो सकता है वो काफ़ी सारा मुश्किल आपको लग रहे हो, लेकिन होपफुली एंट्री टेस्ट तक आपकी तैयारी भी काफ़ी अब से बेहतर हो चुकी होगी और होपफुली आपका पेपर भी आपको ईजी ही लगेगा, ठीक है। तो ये है कि बबल्स अगर आप जैसे अगर आप नम्स का MD कैट दे रहे हो तो उसमें आपने साथ साथ बबल्स फिल करने हैं, और बबल्स की फिलिंग की प्रैक्टिस कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप मतलब करोगे ना प्रैक्टिस तो आपकी इंशाल्लाह हो जाएगी। अब आते हैं कि अटैम्प्ट कैसे करना है। तो गाइज सबसे पहले आपने इस तरह करना होता है कि स्टेटमेंट जो है, कोई भी स्टेटमेंट उसको केयरफुली रीड करना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। इस स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड बड़े ध्यान से पढ़ना और बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं कर देना, लेकिन ये है कि आपने ना जल्दी करनी होती है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये एक मेरे अकेडमी के टीचर थे, वो कहते थे कि आपने जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ये नहीं कि अंधाधुंध स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। बहुत से बच्चे इतनी गलतियां कर देते हैं, वो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते नहीं है, फिर एंड पे गलत करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने स्टेटमेंट को बहुत मतलब गौर से पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। और ये सारी प्रैक्टिस जो है ना, ये आप जब अपने अकेडमी के टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह में करोगे ना, तो फिर या फाइनल MD कैट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी बोलो अकेडमी के टेस्ट में आप अंधाधुंध बगैर किसी तरीके के, बगैर कोई प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो के आप करे हो, बोलो कि मैं MD कैट में अच्छा परफॉर्म कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने अभी आप प्रैक्टिस करोगे, अभी अपने उस तरह पेपर को, मॉक टेस्ट को इस तरह सॉल्व करोगे कि जैसे फाइनल MD कैट दे रहे हो तो फिर आपका उसमें फाइनल MD कैट में भी अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, ठीक है। तो बात की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। अगर बेशक आपको लगता है कि पहला ऑप्शन ही ठीक है, लेकिन फिर भी आपने चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ी, चारों ऑप्शंस गौर से पढ़े और फिर आपने करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। और एक और वर्ड के कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है। जैसे बहुत से MCQs होते हैं, उसमें वर्ड्स आता है नॉट, एक्सेप्ट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अनलाइक, तो ये नेगेटिव, डबल नेगेटिव हो जाता है इससे क्वेश्चन से कभी कभार, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इन चीज़ों को भी गौर से पढ़ना है कि ये ना हो कि आप आप स्टेटमेंट को पॉजिटिव सेंस में लेके ऑप्शन टिक करो, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट में नॉट था, आपको नॉट नज़र ही नहीं आया। तो ये चीज़ नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, इससे आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं, अभी फाइनल अकेडमी के टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करो, उसमें इन चीज़ों को फॉलो करो, ऐसे सॉल्व करो, तो फिर आप फाइनल MD कैट तक आप इतनी अच्छी तरह ट्रेन हो जाओगे कि आप मतलब बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। और कीवर्ड्स का ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कोई भी नहीं ना आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा आपको, मतलब नहीं पता चल रहा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो फिर उसमें ये तरीका होता है कि ऐसा होता है कि आपने फिर वो देखना है कि कौन सा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सबसे पहले उसको क्रॉस करना। जैसे ये है कि राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन। तो राइबोसोमल RNA मुझे पता है कि ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं बोलूँ कि अच्छा ये भी नहीं हो सकता। और जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बोलूँ कि हाँ मुझे लग रहा है कि लाइसोसोम या न्यूक्लियोलस में से किसी एक में होगा। तो फिर आप फाइनल एंड पे जाके आप चॉइस मतलब आपने करना होता है, चूज़ करना होता है कि अच्छा ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता। तो फिर आपने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था, जो आपको लगता है कि मैक्सिमम चांस है ना कि ये वाला होगा, फिर आप उसको सेलेक्ट कर लो। लेकिन ये है कि ये आखिरी चॉइस होती है, जब आपको बिल्कुल भी ना आ रहा हो तब करना है। वैसे तो आपको, आप अच्छे बच्चों इंशाल्लाह आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस साल, तो आप जो है इस तरह कर सकते हो कि एंड पे फिर आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना रहे उसमें गेस मार लो, मतलब कोई भी अल्लाह का नाम लेके कोई भी जो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है ना उसको सेलेक्ट कर लो, तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। तो डेट वाज ऑल मेरी MCQ सॉल्विंग पेपर स्ट्रेटजी, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मेरे भी कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं थे आते, लाइक आई शोड यू कि मेरे 161 आए थे, मैंने 193 अटैम्प्ट किए थे, अटैम्प्ट भी पूरे नहीं थे किए, लेकिन ये था कि मैं सीख रही थी और मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। और हाँ, मेरे सारे टेस्ट में कोई इतने अच्छे नंबर नहीं था। आई यूजुअली यूज टू गेट 200 में से मेरे 160 आते थे या 170 मैक्सिमम आ गए, 180 से ऊपर कभी भी नहीं था। बस एक जो फाइनल वाला जो टेस्ट था ना MD कैट का, बस उसमें मेरे 185 या 186 को इतने नंबर आए थे, तो बस उसी में अच्छा आए थे। उसके अलावा बाकियों में गंदे नंबर आ रहे थे। बट ये कि अकेडमिक टेस्ट थोड़े मुश्किल होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह मुश्किल होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखना है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ MCQ सॉल्व करते वक्त आपको नहीं आ रहा तो अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल रखो, घबराना नहीं है, उसको छोड़ो, उसको एंड पे कर लो। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मैंने खुद देखे थे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि वो पहली बार मुझे सॉल्व नहीं थे, लेकिन जब मैंने उसको सेकंड टाइम दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश की तो फिर वो हो जाते थे। तो आई थिंक दैट वाज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।